हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे और इसका रिमेनिंग पोर्शन भी कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का। इससे पिछले चैप्टर और इसके चैप्टर के पिछले टॉपिक्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली उसमें से बाकी पोर्शंस और बाकी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ना अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स। और ये कंडीशन होनी चाहिए कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल हो एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, मतलब व्यापार इजीली हो जाए दूसरे कंट्रीज़ के साथ। ग्लोबलाइजेशन मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ही यही है कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ना। एज ए रिजल्ट देयर विल बी एन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Particularly, it is expected that capital and technology will flow from developed countries of the world towards India. ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो कौन सी पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? पहला पॉइंट है उसमें इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, इक्विटी लिमिट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हमने रेज कर दी। इनिशियल वो 40% थी, नाउ बढ़ा दी, अब हमने 51% से लेकर 100% तक जा सकती है। उसके बाद पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपीज हैज़ बीन अलाउड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा है रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं करते। ठीक है जी, सिर्फ आप जो पैसा अपनी फैमिली के लिए बाहर से भेज रहे हो उसी को ही कन्वर्ट किया जाएगा, इसलिए इसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इन कन्फर्मेटरी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इन्फोर्स्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ ए लिबरल पॉलिसी। ठीक है बेटे, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन टैरिफ्स। इन ऑर्डर टू इनकरेज द कम्पिटेटिवनेस, टैरिफ बैरियर्स हैव बी विड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसीज मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ बनाई थी, उसका क्या अप्रेजल है? तो नेचुरली जब हम किसी चीज़ का अप्रेजल करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक गुड इफेक्ट्स और दूसरा बैड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड इफेक्ट्स की। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रेजल करिए एलपीजी पॉलिसीज़ का, उसकी परफॉर्मेंस बताइए ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, जहाँ तो गुड इफेक्ट या बैड इफेक्ट या दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है बेटे, पहले हम डिस्कस करेंगे गुड इफेक्ट। इसमें हम बात करेंगे पहले कि पहला पॉइंट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। Indian economy has definitely become a more vibrant economy. Overall level of economic activities had trended up as indicated by the GDP growth. दूसरा stimulant to industrial production. LPG policies have been worked as a great stimulant to the industrial production in the Indian economy. It's owing to these policies that IT industry in India has achieved global रिकॉग्निशन। और तीसरा पॉइंट है चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट। सरकार का घाटा उसको कंट्रोल किया गया। माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट का मतलब है उसका बढ़ना हैज़ ए सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, तो उसको कंट्रोल किया गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स was one of the compelling reasons for the government
टू शिफ्ट टू LPG पॉलिसीज। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे है गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनहेंसेस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट, वो बढ़ गया। उसके बाद चेक ऑन इन्फ्लेशन, कीमतों को नियंत्रण में रखा गया। ओइंग टू अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोअर्ड। उसके बाद कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी हैज़ एक्सपेंडेड ओवर टाइम। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब बाहर से आ रही हैं ग्लोबल मार्केट से, आर नाउ इन ईजी रीच टू द बायर्स। अब हमारे पास बहुत सारी चॉइस है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन ए क्वांटम जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ LPG पॉलिसीज। Recognition of India as an emerging economic power. Now India, owing to the LPG policies and the consequent rise in the overall level of economic activity, that India is now being recognized as the emerging economic power in the world. उसके बाद 9th पॉइंट है a shift from monopoly market to competitive market. Launch of LPG policies has caused a significant shift in the structure of Indian market. ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं बैड इफेक्ट्स। बैड इफेक्ट्स में क्या आएगा LPG की पॉलिसी, बैड इफेक्ट्स ऑफ LPG पॉलिसीज। ठीक है जी, सबसे पहले नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। Post NEP of 1991, growth of GDP has largely been driven by the secondary and tertiary sector in the economy. पहला है fall in the investment, दूसरा withdrawal of subsidies, तीसरा cut in import duties और चौथा shift in cropping pattern। इन सब की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो प्रभावित हुई है, और रादर ये कह लीजिए कि नेगलेक्ट हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब नहीं उसमें ज़्यादा हो रही, सब्सिडीज़ भी बंद कर दी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में भी कमी आ गई, जिसकी वजह से बाहर से इंपोर्ट करना फूड ग्रेन्स को या किसी और चीज़ों को, फूड प्रोडक्ट्स को या फर्टिलाइजर्स को, वो इजी हो गया। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो गया, तो अब इससे एग्रीकल्चर नेगलेक्ट हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट है स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। As India has removed its quantitative and qualitative barriers on imports, there have been a cheaper imports of industrial products which have replaced the demand of domestic goods. और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी तो लाई, बट इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है हमारे देश की। डिसइन्वेस्टमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैज़ encouraged disinvestment by the government. The assets of the PSUs are often underdeveloped, causing a substantial loss to the exchequer. डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हुआ कि हमने उसको अंडर वैल्यू, कम मूल्य पे बेच दिया, जिसका कि सरकार को अल्टीमेटली नुकसान हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, बैड इफेक्ट में फिजिकल पॉलिसी। ओइंग टू NEP, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ केम अंडर अ स्वेयर स्ट्रेस। टैक्स कलेक्शन एज अ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड एज एक्सपेक्टेड। सरकार को जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगने के बाद उम्मीद थी कि उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, एक तरफा ग्रोथ प्रोसेस रहा। इट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं थी, बट इट डजंट इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंस्टेड इट इज़ इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सिर्फ सर्विस सेक्टर का ही ग्रोथ हुआ। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ growth process. LPG policies have resulted in the concentration of growth process in the urban areas. Think of any MNC, you will hardly find any trace in the rural areas of the country. कहीं भी रूरल एरियाज में MNCs ने अपने ऑफिस या अपने शोरूम्स या अपने कम्प्लेक्सेस नहीं ओपन किए हुए, वो हमेशा अर्बन एरियाज में ही लगाते हैं। तो इसका मतलब रूरल एरिया तो फिर इग्नोर हुआ। इकोनॉमिक कलोनलिज्म, MNCs are expanding their economic control. We might suffer sort of economic colonialism. अब किसी देश को हमारे ऊपर राज करने के लिए हमारे देश में आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज या अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हमसे पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, और एक तरह से देखा जाए वो उनकी कॉलोनी बन के रह गए हैं हम, जब वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज हमें बेच रहे हैं, और हम भी उनके गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंज्यूम कर रहे हैं और रादर डिपेंड होते जा रहे हैं उन पे। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर,
consumerism. Spread of MNCs in the countries as a consequence of LPG policies has resulted in a large scale spread of consumerism. Consumerism का मतलब क्या होता है? अब हम एडवर्टीजमेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होने की वजह से जो चीज़ हमें नहीं भी चाहिए होती वो हम उसको खरीद लेते हैं, तो उसे कंज्यूमरिज्म की कंसेप्ट को जन्म दिया है। पहले क्या होता था? पहले हम सिर्फ डिमांड तभी करते थे जब हमें किसी चीज़ की नेसेसिटी होती थी, ज़रूरत होती थी। ठीक है जी। अब सामने दिखिए तो हम उसको हर चीज़ को लेना चाहते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।